Dear students, welcome you all in this class. Today we will discuss about the objectives and principles of agricultural extension. हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो कृषि प्रसार के क्या उद्देश्य और सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उद्देश्य से आप लोग क्या समझते हैं, या आपका कॉन्सेप्ट अगर कोई भी बात करता है उद्देश्य, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है वो एक स्टेटमेंट होता है विच इंडिकेट अ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है, वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो हमें ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ द एंड्स टुवर्ड्स विच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेशन ऑफ द एंड, मतलब ये एंड को एक्सप्रेस करता है, जहां तक हमको पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे एफर्ट्स क्या होने चाहिए, इस चीज को डायरेक्ट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार हम बस ऑब्जेक्टिव, एम और टारगेट को समान समझते हैं, ठीक है ना। ये हम समझते हैं कि ये सिनोनिमस वर्ड्स हैं। ऑब्जेक्टिव, एम एंड टारगेट आर नॉट द सेम। इसमें बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव एक स्टेटमेंट होता है जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताता है, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत हम ये दर्शाते हैं कि एक्चुअल एक्टिविटीज हमको क्या करना है, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को समझना है तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि किसी भी किसान का उत्पादन या उपज मान लो 15 क्विंटल प्रति एकड़ है, और उस 15 क्विंटल प्रति एकड़ को बढ़ा के हम 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त करना हमारा क्या होगा, एम होगा, ठीक है ना। और टारगेट हमारा क्या होगा, क्योंकि वो किसान 15 क्विंटल प्रति एकड़ पहले से ले रहा है, हम 20 क्विंटल तक पहुंचना चाह रहे हैं, दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 क्विंटल। वो 5 क्विंटल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या इल्ड प्राप्त करना हमारा टारगेट होगा, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंचने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, ठीक है ना। उन सारी एक्टिविटीज को हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज क्या हो सकता है, डिफरेंट एक्टिविटीज ये हो सकता है कि हमको किसानों को ये समझाने की आवश्यकता होगी कि प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो भी खाद आप डालते हैं उसका उचित तरीके से उपयोग आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, टू टीच द फार्मर्स अबाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। उचित किस्मों का चुनाव से संबंधित हम किसानों को जानकारियां प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी एक दूसरी एक्टिविटी हो सकती है। इरिगेशन से रिलेटेड हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित हो सकते हैं। मतलब ये सारी एक्टिविटीज हमको करना पड़ेगा, तब जाके किसान जो एम है 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंचेगा। और टारगेट हमारा क्या होगा कि 15, चूंकि ऑलरेडी पहले से प्राप्त कर रहा है, उस 5 क्विंटल का जो गैप है वो हमारा टारगेट होगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्यों है। किसी भी एक्सटेंशन प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, प्रसार कार्यक्रमों की बात करते हैं, ठीक है ना, किसानों तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, तो ये उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। ये जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी एक्सटेंशन प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन, उसको किस प्रकार से हमको चलाना है और चलाने के पहले किस प्रकार से हमको बनाना है, इसमें ये हेल्प करता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू अचीव आवर एम। हमारा जो एम है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जो भी हमारा एम है उस एम को अचीव करने के लिए ये हमारी मदद करता है। क्योंकि जो भी हमारा एम है, तो उस एम को प्राप्त करने के पीछे हमारे छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बहुत सारी एक्टिविटीज होगी जो हमको करना होगा, तभी जाके हम उस एम तक पहुंच पाएंगे। It helps in selection of proper extension methods for success of any program। तो एक्सटेंशन मेथड्स तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम है, उस एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलर एक्सटेंशन मेथड क्या होना चाहिए,
ठीक है ना। तो जो हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव हमको मदद करता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये एक्सटेंशन मेथड हो सकता है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये एक्सटेंशन मेथड हो सकता है। ठीक है ना। प्रोग्रेस ऑफ एनी प्रोग्राम इज मेजर्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब जब हम कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम चला रहे हैं, तो चला लेने के बाद हमको ये जानना जरूरी होता है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको प्राप्त करना था, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना। तो वो एंड पे जाके ही हम देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम शुरू से जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करते जा रहे हैं क्या। अगर सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम स्टेप बाय स्टेप अचीव करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है ना। तो इस चीज के लिए भी ये ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई करने की अगर हम बात करें, तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं, एक है मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना। तो मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ कि ऐसे उद्देश्य जिसमें हम कोई क्वांटिटी बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वांटिफाई जिसको हम कर पाए, इस प्रकार का अगर हमारा उद्देश्य है, तो वो मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स कहलाएगा। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या है, हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटी के रूप में ले सकते हैं कि कितना है, उसको कितना हमको बढ़ाना है। ठीक है ना, कितना है, कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है। तो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये आपका मटेरियल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से अगर हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ नॉलेज। अगर किसानों के या लोगों के ज्ञान में वृद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होगा। सोशल एंड कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स, टू डेवलप द कल्चरल एंड सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। लोगों का जो सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन है उसको इम्प्रूव करना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, लोगों में नेतृत्व क्षमता विकास की बात कर रहे हैं, उनकी बुद्धि के विकास की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके मनोरंजनात्मक जीवन को बहुत बढ़िया बनाने के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो सोशल एंड कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव या दूसरा क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन, इसको हम लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव को तीन स्तरों में अगर बांटा जाए, तो इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। ये तीन उसके लेवल्स होंगे। उसमें पहला है आपका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव को हम किस नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज बेसिक, रिमोट और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इसको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के रूप में भी हम जानते हैं। यह ब्रॉड सेंस में होता है। ठीक है ना। इसमें कोई भी एक्टिविटी स्पेसिफाई नहीं होता है कि इसके लिए हम क्या क्या कार्य करने वाले, कौन कौन से कार्य करने वाले हैं। जब हम फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटीज होगी वो स्पेसिफाई नहीं होती। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, उसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर्स। ठीक है ना। हम सामाजिक और आर्थिक विकास करना चाह रहे हैं किसानों का, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, कहीं भी स्पेसिफाई नहीं हो रही है। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, इसको फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। दूसरा लेवल आप देख रहे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा स्पेसिफाई अगर हम कर दें फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना, तो वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स बन जाता है। ठीक है ना। यह थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार के उद्देश्य लंबे समय तक चलने वाले कार्यक्रमों का आधार होता है। ठीक है ना। मोर स्पेसिफिक, दीज आर बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। इसका एग्जांपल के रूप में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेसिफाई हो गए, मतलब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अगर हम उनके बढ़ाने की बात करें, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऊंचा स्तर का है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा हम नीचे आए, फिर बहुत जब नीचे आ जाते हैं थर्ड लेवल में, तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या वर्किंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे कार्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या कार्य हमको करना है, किसानों के किस चीज में हमको वृद्धि करना है, किसानों को क्या चीज हमको सिखाना है। इसके बारे में अगर हम स्पेसिफिक होके बात करें, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स कहलाएगा। दीज आर आउटलाइंड टू एड्रेस द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल और फार्मर। ठीक है ना। जब हम लोगों के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और उनकी छोटी छोटी जरूरतों की बात करते हैं,
जो कार्य एक्चुअल में हमें उनके लिए करना है, और उन कार्यों को करने के लिए जो उद्देश्य बनाते हैं उसे ही वर्किंग ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ एग्जांपल के रूप में आप लोग देखिए, टू टीच द फार्मर्स अबाउट हाई यील्डिंग वैरायटीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं, ठीक है ना। हाई यील्डिंग वैरायटीज के बारे में अगर हम टीच किए तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक पार्ट है हाई यील्डिंग वैरायटीज के बारे में किसानों को टीच करना, ठीक है ना। टू ट्रेन द फार्मर्स अबाउट प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये भी एक पार्ट है। तो इस प्रकार से 3 लेवल्स होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स के। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन या कृषि प्रसार के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन इज टू डेवलप द रूरल पीपल इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन और टू स्टिमुलेट डिजायरेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम क्या बोल पाएंगे कि विस्तार का मौलिक उद्देश्य ग्रामीण लोगों को शिक्षा के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करना या वांछित विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। तो ये इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएगा। मोर स्पेसिफिकली द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन आर, ठीक है ना। और थोड़े से स्पेसिफिक अगर हो जाए तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, टू असिस्ट पीपल टू डिस्कवर एंड एनालाइज देयर प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई द फेल्ट नीड्स, ठीक है ना। तो टू असिस्ट मतलब कि लोगों की सहायता करना, किस लिए सहायता करना, टू डिस्कवर एंड एनालाइज देयर प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई द फेल्ट नीड्स, ठीक है ना। लोगों की सहायता करना ताकि वो खोज कर सके और साथ ही साथ एनालाइज कर सके कि उनकी एक्चुअल समस्याएं क्या है, और अपनी फेल्ट नीड्स को भी आइडेंटिफाई कर सके। फेल्ट नीड्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अति आवश्यक जो जरूरतें हैं, ठीक है ना। तो उनकी अति आवश्यक जरूरतें क्या है जिसके बगैर वो जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो उन चीजों की पहचान कराने में ये असिस्ट करता है, उनको मदद करता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। टू डेवलप लीडरशिप एमंग पीपल एंड हेल्प देम इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, अपन लोगों के बीच में लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए उनकी मदद करना, या उनके बीच में से ही लीडरशिप हमको खोज के निकालना, या नेतृत्व क्षमता किन लोगों में है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। उन लोगों में नेतृत्व की क्षमता किन में विकसित की जा सकती है, वैसे लोगों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करना, ठीक है ना। क्यों विकसित करना, ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ताकि वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर सके, संगठित कर सके अपनी ही समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है ना। वैसे तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, टू disseminate research information of economic and practical importance in a way people would be able to understand and use, ठीक है ना। आर्थिक और व्यवहारिक महत्व के अनुसंधान से निकले जानकारियों को लोगों तक इस प्रकार से पहुंचाना कि वे उन जानकारियों को समझने और उपयोग करने में सक्षम हों, ठीक है ना। जो भी रिसर्च के माध्यम से, जैसे हम जब किसानों की बात करते हैं तो रिसर्च के माध्यम से जो भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज हम विकसित कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज के बारे में उनको समझाना, है ना। केवल समझाना बस नहीं, कि वो किस प्रकार से उसको यूज करे, इसके बारे में उनको सिखाना, ठीक है। टू असिस्ट पीपल इन मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस विच दे हैव एंड विच दे नीड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना। लोगों को उन संसाधनों को जुटाने और उपयोग करने में सहायता करना जो उनके पास है और जिनकी उन्हें बाहर से आवश्यकता है, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन में या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो किसानों की समस्याओं को दूर करने के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो समस्याएं
उनके पास उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही दूर हो। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि क्या क्या लोकल लेवल पर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और उन रिसोर्सेस का किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, ठीक है ना। और किस प्रकार की जो संसाधन है वो हमको बाहर से जरूरी होंगे उनकी समस्याओं को दूर करने के, ठीक है ना। तो इन चीजों को पहचानने में लोगों को किसानों को हेल्प करना। फिर आप लोग देखिए, टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट फीडबैक इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। प्रबंधन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिक्रिया जानकारी एकत्र करना एवं उसे संचालित करना। कलेक्ट एंड ट्रांसमिट फीडबैक इंफॉर्मेशन, किसानों से फीडबैक लेना, क्योंकि किसानों के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स में जो भी एक्टिविटीज चल रहे हैं उस एक्टिविटीज के बारे में उनसे फीडबैक लेना। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना उनको अगर करना पड़ रहा है तो कहाँ पर समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो किसानों से फीडबैक लेके उस फीडबैक को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक पहुंचाना कि इन वजहों से किसान इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, प्रबंधन वाली जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करना। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होता है, सिद्धांत हम हिंदी में बोलेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। प्रिंसिपल्स और जनरलाइज्ड गाइडलाइंस which form the basis for decision and action in a consistent way। सिद्धांत सामान्य रूप में दिशा निर्देश है जो सही तरीके से निर्णय लेने और कार्य करने का आधार बनता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स तो कई चीजों के होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग प्रिंसिपल्स पढ़ते होंगे। तो प्रिंसिपल्स का सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव को हमको अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको किन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, तब सही तरीके से हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। वो उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके पहले हम लोग जानते हैं कि 4 ग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है ना। प्रसार के 4 ग्रेट प्रिंसिपल्स हैं, इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू मिल्ड्रेड हॉर्टन 1952 में इन्होंने दिया था, द 4 ग्रेट प्रिंसिपल्स अंडरलाइन एक्सटेंशन सर्विसेज आर। के क्षेत्र में प्रसार सेवाओं की बात करें या किसी भी क्षेत्र में हम प्रसार की बात करें तो ये 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। जिसमें से सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, द इंडिविजुअल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च होता है, ठीक है ना। मतलब लोगों के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए कि लोग हमारे प्रजातंत्र में सर्वोच्च हैं, ठीक है ना। होम इज अ फंडामेंटल यूनिट इन अ सिविलाइजेशन। घर किसी भी सभ्यता की एक मौलिक इकाई होती है, ठीक है ना। सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो शुरुआत कहाँ से होती है, घर से होती है। या किसी भी सिविलाइजेशन या किसी भी सभ्यता का फंडामेंटल जो यूनिट होता है वो घर होता है, ठीक है ना। द फैमिली इज द फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ द ह्यूमन रेस। परिवार मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह होता है, ठीक है ना। एक समूह के रूप में परिवार जो है पहला समूह है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, या लोग अपने परिवार से बहुत सारे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर बाहर आते हैं, ठीक है ना। फिर है द फाउंडेशन ऑफ एनी परमानेंट सिविलाइजेशन मस्ट रेस्ट ऑन द पार्टनरशिप ऑफ मैन एंड द लैंड। किसी भी स्थायी सभ्यता की नींव मनुष्य और भूमि की साझेदारी पर होना चाहिए। मतलब कि मनुष्य, मैन और लैंड का जब तक पार्टनरशिप नहीं होगा, जब तक दोनों कॉम्बिनेशन में काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक सभ्यता की नींव नहीं रखी जा सकती है। ये आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं एक्सटेंशन के, ठीक है ना। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, लेकिन एक्चुअल हम सिद्धांतों की बात करें तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है ना। कृषि प्रसार या कृषि प्रसार शिक्षा के जो मुख्य जो आपके सिद्धांत है वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला आप लोग देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है ना। कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ, सांस्कृतिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं, जिन लोगों के लिए बना रहे हैं,
तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या संस्कृति है, किन प्रकार की चीजों को वो मानते हैं, ठीक है ना। तो उनकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही वो पर्टिकुलर प्रोग्राम हमको बनाना चाहिए। और यहाँ पे ये बात भी हमको ध्यान में देना चाहिए कि लोगों का कल्चर डिफर करता है, ठीक है ना। एक कम्युनिटी का कल्चर दूसरा हो सकता है, दूसरी कम्युनिटी का दूसरा हो सकता है। कई चीजें उस पर्टिकुलर कल्चर के लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना, कई चीजें एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है ना। कई बार मैंने इसके बारे में चर्चा की है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे पंडित लोग ज्यादा रहते हो, वहां पे हम सुअर पालन की बात नहीं कर सकते, वहां पे हम मुर्गी पालन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कल्चर वो एक्सेप्टेड ही नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ट्राइबल एरियाज में चले जाएं तो इस प्रकार की चीजों की हम आसानी से बात कर सकते हैं। तो दोनों जगहों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हमको बनाने होंगे। तो सबसे पहले उनका कल्चर हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटेंशन वर्क टू बी सक्सेसफुल मस्ट बी कैरिड आउट इन हार्मनी विथ द कल्चरल पैटर्न ऑफ द पीपल, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर कोई कल्चर या किसी प्रकार की संस्कृति हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को चलाने में अगर बाधा पहुंचा रही है, तो उसको धीरे धीरे चेंज करने के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल आप लोग यहाँ पर देखें, ग्रास रूट प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। ग्रास रूट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ कि जमीनी स्तर पर हमको कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी गांव में अगर आप चले जाएं तो पहले से ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उन संस्थाओं का, उन संगठनों का हमको मदद लेनी चाहिए हमारे प्रसार कार्यों में, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि उनकी समस्याएं क्या है, मतलब हमारा जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, ठीक है ना। किसानों के माध्यम से उनकी समस्याओं को जानने के बाद उनके समस्याओं के समाधान की दिशा में उनके साथ ही हमको काम करना चाहिए। टॉप डाउन अप्रोच ना होते हुए हमारा अप्रोच बॉटम अप होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी स्टार्ट विथ लोकल ग्रुप्स, लोकल सिचुएशंस एंड लोकल प्रॉब्लम्स। इट मस्ट फिट टू द लोकल कंडीशंस। तीसरा प्रिंसिपल आप लोग देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, ठीक है ना। इंडिजिनस नॉलेज शुड नॉट बी ignored. Extension agents should try to understand them and their ramification in the life of people before proceeding to recommend something new to them. Indigenous knowledge का मतलब क्या होता है, देसी जानकारियां, ठीक है ना। तो जो भी किसानों के पास देसी जानकारियां हैं, इंडिजिनस नॉलेज है, उस इंडिजिनस नॉलेज को कभी भी हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें से बहुत सारे जो इंडिजिनस नॉलेज है आज के डेट में भी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर नया टेक्नोलॉजी हम वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों तक, ठीक है ना, तो भी ऐसे नॉलेज को नेग्लेक्ट हमको नहीं करना चाहिए, एक सिरे से हमको नकारना नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, रुचि और आवश्यकताओं का सिद्धांत, ठीक है ना। तो जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम हम बनाएं वो एक्सटेंशन प्रोग्राम उनके रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए। अगर किसानों को उसमें रुचि नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है, तो कभी भी आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सटेंशन प्रोग्राम shall be successful only when it is based on their interest and needs of the people as they see them, ठीक है ना। फिर आप प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, और इसी में एक चीज आप और जोड़ सकते हो, सीइंग इज बिलीविंग, करके सीखने का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या करना चाहिए हमको, किसानों को ज्यादा से ज्यादा हमको इन्वॉल्व करना चाहिए। जो भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ठीक है ना, उस एक्सटेंशन एक्टिविटी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चरण में किसानों का इन्वॉल्वमेंट एक हमको रखना चाहिए और उनके माध्यम से चीजों को करवाना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, जब कोई व्यक्ति उस चीज को करके देखता है तो वो ज्यादा सीखता है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल आप लोग बेस्ट क्या ले सकते हैं, जैसे कि स्प्रेयर जब नया नया आया रहा होगा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, ठीक है ना, तो केवल अगर एक्सटेंशन वर्कर खुद अगर उस चीज को ऑपरेट करके दिखाए कि ऐसा ऐसा स्प्रे आप लोग कर सकते हो करके,
किसान उतना अच्छे से नहीं सीखेगा, बल्कि किसान के द्वारा खुद ही उसको करवाया जाए, ठीक है ना। और केवल एक्सटेंशन वर्कर का काम क्या होगा, फैसिलिटेट करने का काम होगा कि आप ऐसे 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 करते जाइए, और सारे स्टेप्स किसान खुद करेगा, तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि उस चीज को वो करके देख रहा है, प्रैक्टिकली उस चीज को वो कर रहा है। वो लर्निंग बाय डूइंग हो गया। सीइंग इज बिलीविंग का मतलब क्या हो गया, जब तक उस चीज को आप होता हुआ नहीं दिखाएंगे किसी को, तो वो विश्वास नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे बेस्ट एग्जांपल्स अगर हमारे पास हैं, कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हमने किसानों को दिया और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, उस चीज को अगर हम दिखा सकते हैं, तो वहां पे किसानों को ले जाके हमको दिखाना चाहिए, ठीक है ना, तब वो और ज्यादा विश्वास करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब सहभागिता का सिद्धांत। किसानों का जो सहभागिता है, पार्टिसिपेशन है, वो हर स्टेज में होना चाहिए, अधिक से अधिक उनका इन्वॉल्वमेंट हम करना, चाहे हम उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं तो भी उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्रोग्राम बनाने की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं तो भी उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं तो भी उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब हर स्टेज में उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। होल फैमिली प्रिंसिपल, ठीक है ना, फैमिली इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी, द टारगेट फॉर एक्सटेंशन वर्क शुड देयरफॉर बी द फैमिली, मतलब कि संपूर्ण परिवार का सिद्धांत, मतलब कि केवल किसान ही हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमको ये चीज सिखाना है, बल्कि पूरे के पूरे परिवार को हमको लेके चलना है, और पूरे परिवार के विकास से संबंधित हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब कि हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम में पूरा का पूरा परिवार शामिल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का सिद्धांत, ठीक है ना, लोकल लीडर्स आर द कस्टोडियन ऑफ local thought and action. The involvement of local leaders and legitimization by them are essential for the success of a program. ठीक है ना, स्थानीय नेता स्थानीय विचार और कार्यों के संरक्षक होते हैं, मतलब कि जो स्थानीय नेता है उनको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि हमारा जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है उसमें ऐसे नेताओं की पहचान करके उनका उपयोग हमको करना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से अगर हम कोई बात बोलने की कोशिश करें, किसान ज्यादा अ, अच्छे से सुनते हैं, उनमें एक अपनापन की भावना होती है, इस वजह से वो ज्यादा केयरफुली उसकी बात को सुनते हैं, एज कम्पेयर टू कोई नया व्यक्ति जाके अगर उनको कुछ बताने की कोशिश करे तो बहुत जल्दी उनके ऊपर वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो जनरली सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, या कोई भी है, ठीक है ना। कोई नया व्यक्ति अगर कोई चीज लेके आया तो हम तुरंत विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन हमारे बीच का अगर कोई व्यक्ति हमको किसी चीज के बारे में बताए तो उसको हम जल्दी विश्वास करने की स्थिति में रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी मतलब कि अनुकूलन का सिद्धांत। तो ये अनुकूलन जो है, एक्सटेंशन मेथड्स के अनुकूलन की हम बात कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंशन मेथड्स या टीचिंग मेथड्स का चयन हम ऐसे करें कि वो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एडेप्टेबल हो, ठीक है ना। जैसे कि किसी क्षेत्र में हम कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, तो वहां पे हम ऐसे टीचिंग मेथड्स का उपयोग नहीं कर सकते जो वहां के लिए सुटेबल ही ना हो। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि इलिटरेट एरिया में अगर हम कोई जानकारियां किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के लोगों तक कोई जानकारी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे लिटरेचर्स वगैरह का उपयोग हम नहीं कर सकते, लिखित वाली जो चीजें हैं, क्योंकि वहां के लोग अगर अनपढ़ हैं तो उस चीज को पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कई एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से चलने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे रिमोट एरियाज में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, वहां पे आप उसके माध्यम से कोई जानकारियां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वहाँ के लिए सुटेबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशन टीचिंग मेथड जो है पर्टिकुलर एरिया के लिए सुटेबल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन वर्क शुड प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग रिजल्ट फॉर द पीपल, ठीक है ना, मतलब जो भी कार्यक्रम हम उनके लिए चलाएं वो उनको संतुष्टि प्रदान करता हो, इस चीज का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि का सिद्धांत। फिर आपका यहाँ पे देखना लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन का सिद्धांत। कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम अगर हम चला रहे हैं तो बीच बीच में हमको
उसका मूल्यांकन भी करते रहना है। हर एक ऑब्जेक्टिव के बाद हम कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया कि नहीं किया। ठीक है ना, जब पूरा प्रोग्राम चल जाएगा उसके लास्ट टाइम हम इवैल्यूएशन करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हम चाह रहे थे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमको मिल पाए हैं कि नहीं मिल पाए हैं। अगर नहीं मिल पाए हैं तो क्या कमियां रह गई थी। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम रिकंसिडरेशन की बात करेंगे, उन कमियों को दूर करने की बात करेंगे ताकि जो रिजल्ट हम चाह रहे थे वो रिजल्ट रिजल्ट हमको मिल जाए। ठीक है ना, तो ये सारे आपके प्रिंसिपल्स हैं कृषि प्रसार शिक्षा के। थैंक यू वेरी मच।